Our journey so far has been that we have been able to do get the following points. First, the history, demography, the geography, weather, and economy of US. We have been able to see the universities, courses, eligibility, and exceptions. We have been able to see the pathways, programs and the application process. कल हमने पाथवे प्रोग्राम्स देखा था और इसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखा था कि इसका वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना होता है, DS-160 कैसे भरना होता है और अपॉइंटमेंट कैसे लेना होता है, फ़ी पेमेंट कैसे करना पड़ता है, सेविस का $350 का और $185 जो फीस है वो कैसे पे करना रहता है व्हेन इट कम्स टू दी वीज़ा फीस। आज लास्ट पोर्शन हम करेंगे, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो फ़िलहाल नहीं देना चाहते बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन दैट इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर अ पर्सन हैज़ ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द US। सो टुडेज सेशन विल बी ऑन वर्क एंड सेटलमेंट ऑप्शंस। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ों को सुना होगा लेकिन वो उनको एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं होगा as to how the work and settlement options in the US work out, right? So सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है वर्क राइट्स, राइट? तो ये अब मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता है कि भाई व्हेन यू गो एंड स्टडी इन द US लीगली आप ऑन कैंपस 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। Now, what is this on campus 20 hours per week? There is nothing called on campus. All on campus बोल के कुछ होता ही नहीं है, right? You can go outside the campus and work as well, provided you are able to balance your studies and your work. स्टडीज़ और वर्क को आप बैलेंस कर सकते हो तो आसपास में जाके भी आप कैंपस के बाहर काम कर सकते हो, पर अमूमन क्योंकि आपको पढ़ते हुए काम करना है इसीलिए इसको ऑन कैंपस वर्क बोला जाता है और इसमें आप 20 आवर्स पर वीक यानी कि लगभग आप समझ लीजिए कि 3 hours a day is what you can work, right? And these are generally small works given to students. तो जैसे आपको पता होगा कि जो पढ़ाई हम करते हैं उसके साथ साथ हमें काम करने की परमिशन दिया जाता है, तो उसका लीगल परमिशन इज 20 आवर्स पर वीक। तो वो जनरली इस तरह के पोजीशंस, जनरली टीचिंग असिस्टेंटशिप, राइट, टीचिंग करते हुए जो असिस्टेंटशिप मिलता है इफ़ अ पर्सन इज़ ऑन अ मास्टर्स डिग्री, अगर मास्टर्स डिग्री उसको करना है और यूजी लेवल पे उसको कुछ पढ़ाने का ऑप्शन मिल सकता है तो वो एक टीचिंग असिस्टेंटशिप हो सकता है। रिसर्च सॉरी रिसर्च असिस्टेंटशिप ये आपको मिल सकता है, फेलोशिप मिल सकता है, राइट, लाइब्रेरी वगैरह में काम मिल सकता है। नेचुरल है कि कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है उसमें बुक इशू करने वाला काम ऐसा कुछ आप कर सकते हो, और इवन कोऑर्डिनेटर या लेबोरेटरी असिस्टेंट ऐसा कुछ काम आपको मिल सकता है। दीज आर ऑल द जॉब्स दैट यू कैन एक्चुअली डू एज एन इन कैंपस वर्कर। इसके साथ साथ लोग ऑब्वियसली बाहर जा कर के काम करते हैं और ये हर एक कंट्री में अवेलेबल है, खाली यूएस की बात नहीं है। और जब आपकी छुट्टियां होती है तब फुल टाइम आप काम कर सकते हो, 40 आवर्स पर वीक बोलते हैं, पर बेसिकली दिस इज़ फुल टाइम। यू कैन वर्क फुल टाइम व्हेन इट इज़ योर हॉलीडेज, राइट, दिस इज़ लीगल वर्क। इसके अलावा इंडियंस तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ और काम कर ही लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या? आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या? या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद क्या? वर्क राइट्स में एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है CPT। देयर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये CPT जो है विच इज़ कॉल्ड द करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। ये जो चीज़ है इट इज़ स्टडी का पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्टडी। सो कुछ कोर्सेज में ये चीज़ अवेलेबल होगी और कुछ कोर्सेज में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, राइट। अगर आपका स्टडी CPT देता है, इफ़ योर स्टडी गिव्स CPT, राइट, तो ही आप ये CPT कर सकते हैं। इट इज़ नथिंग बट एन इंटर्नशिप ड्यूरिंग स्टडी, राइट। स्टडी करते हुए एक जो इंटर्नशिप हम बोलते हैं वो इंटर्नशिप दिया जाता है। ऑब्वियसली दिस इज़ अ पेड इंटर्नशिप, एज यू कैन अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ पेड इंटर्नशिप, पर ऑब्वियसली आपका कोर्स जो है, राइट, वो इसको अलाउ करना चाहिए, तो जाकर के ये करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपके लिए ओके हो जाता है, राइट। टू बी एलिजिबल फॉर CPT, ये होने के लिए
Student must have completed 9 months in lawful status and currently be on an F1 status. Naturally, as you can understand कि ये F1 status is nothing but your student visa, right? जो आप लेके जाते हो, ये हमने ऑलरेडी कल बात कर ली थी, right? ये स्टूडेंटशिप है, तो आपको ये F1 वीज़ा पे होना चाहिए और 9 महीना, राइट, लॉफुल स्टेटस, यानी कि 9 महीना आप जब व्हेन यू स्पेंड 9 मंथ्स इन द यूएस, लॉफुल ऑब्वियसली, राइट, नॉट ऑन B1 B2 और समथिंग लाइक दैट, you are eligible for CPT provided your course curriculum gives this kind of an internship, right? But then because सभी कोर्स करिकुलम में CPT अवेलेबल नहीं होता, there is another visa which we are going to come to after we just nutshell हम देख लेते हैं कि what is CPT. CPT is available to F1 students who have enrolled to US institution for at least 1 academic year. 9 महीने के बाद आपको मिलता है, right? It is designed for work experience and to the students and is integral to the students program of study, right? स्टडी प्रोग्राम के अंदर ही CPT आपको मिला जाता है, राइट, ओके, ठीक है. दिस इज, ये अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल जो है आपका कॉलेज वाला, उसका आपको ओके लेकर के CPT कर सकते हो आप, राइट. एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन इज 20 आवर्स पर वीक और लेस, और फुल टाइम CPT होगा तो 40 मोर देन 20 आवर्स, एक्चुअली 40 आवर्स हैं पर वीक, राइट, ओके, ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन. समर ब्रेक्स में आपको पूरा का पूरा CPT के हिसाब से आप काम कर सकते हो, राइट. इफ देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ CPT, बट स्टूडेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द टोटल टाइम दे स्पेंड ऑन CPT एज दिस में इम्पैक्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ देयर OPT. नाउ व्हाट इज एन OPT, ये हम बाद में देखते हैं आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द CPT. एंड एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग CPT अपॉर्चुनिटीज मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. सो जो ऑब्वियस है कि मुझे अगर इंटर्नशिप देना है बाजू में साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट को, तो नेचुरल है कि भाई मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मैं मतलब आई शुड बी इन अ पोजिशन टू sort of be a part of the South Gujarat University, right? Okay. Of course, these are some requirements, right? ये हम अभी फिलहाल we are not going into that because I don't think that this is the right time to talk about CPT in that kind of a detail. ठीक है. OPT. Maximum 90% students will opt for OPT. People who don't have a CPT as an integral part of their curriculum, they will look at OPT as an option. Students who are lawfully enrolled in a full-time program based on completed at least 1 academic year. ठीक है, 1 साल के बाद ही आपको OPT में एनरोल आप कर सकते हो. CPT जैसे आपको पता होगा, 9 months के बाद आप CPT ले सकते हो, right? But this is after 1 year you can opt for OPT. Now OPT is generally a kind of visa that you would go in for, right? You would go in for once you completed your F1 visa, right? Once you completed your F1 visa, only then you would be able to go in for an OPT, right? And just 1 second. Yeah, okay. So ये ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसा है कि आपको ख़त्म करने के बाद, आपका जो स्टडीज़ ख़त्म हो जाती है, तो you can go in for an OPT if provided you don't have an H1 visa by that time. H1 visa अगर है ऑलरेडी by that time, तो obviously आप OPT क्यों लेंगे, राइट? और जनरल ड्यूरेशन ऑफ OPT इज़ 1 year. 1 साल का OPT आपको मिलता है, 1 year का OPT आपको मिलता है, राइट? लेकिन अगर STEM कोर्सेज हैं, राइट, STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. अगर STEM कोर्सेज में आपका कोर्स है, तो देयर इज एन एडिशनल 2 years दैट यू कैन गेट एन OPT फॉर, राइट? सो ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉर्मली 1 साल का होता है, राइट? लेकिन अगर कोर्स STEM में है तो आपको 2 साल का एडिशनल वीज़ा मिल सकता है. सो बेसिकली जो OPT है वो 12 से 36 महीने का वीज़ा होता है, राइट? ऑफ कोर्स ये STEM एक्सटेंशन ऑफ 24 months, जैसा मैंने आपको बताया, 12 months का वीज़ा मिलता है, राइट? ओके.
एप्लीकेशन प्रोसेस अभी हमें वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस, बट देन I-1 765 फॉर्म भर के राइट आपको मिल सकता है. ओके, so I'm quite sure that you now understand what is OPT. OPT is available to everybody who goes to US and studies, right? So आप US गए हो, आपने पढ़ाई की है, you study, right? So इसके बाद आपको दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन है कि आपको H1B मिल गया या H1A मिल गया, depending on the regulations of where you are. H1A is generally for health professionals, right? तो इसका एक अलग से कोटा होता है और H1B का एक अलग से कोटा होता है, राइट? सो बेसिकली या तो आपको H1B मिल गया, दैट इज योर ऑथराइज टू वर्क. ऑब्वियसली फॉर दिस यू नीड एन एम्प्लॉयर, एज यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ के लिए एक एम्प्लॉयर चाहिए जो आपको नौकरी दे करके स्पॉन्सर करेगा फॉर एन H1B. और H1B का एक कोटा होता है, उस कोटे के अंदर आप आ जाएं तो आपको H1B मिल जाएगा. और अगर H1B नहीं मिला तो आपको OPT के ऊपर काम करना पड़ेगा. OPT आप 1 साल के लिए काम कर सकते हो अगर आप नॉन स्टेम में हो तो. अगर नॉन स्टेम में हो तो मैक्सिमम 1 साल, और अगर स्टेम में हो तो 2 इयर्स का और एक्सटेंशन, दैट मीन्स 36 मंथ्स या 3 साल के लिए आप OPT पे काम कर सकते हो. इसके बीच में अगर आपका H1B नहीं होता है, राइट, तो आपको एक 90 डेज का मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाता है. उसके अंदर भी नहीं होता है तो आपको घर शांति से वापस आ जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड द होल स्टोरी. कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि आपको दे ऑल्सो गिव यू समथिंग विच इज कॉल्ड अ को-ऑप कोर्स. ये काफ़ी जगहों पे मिलता है. ये को-ऑप कोर्स कनाडा में भी मिलता है, right? You get co-op course in Canada also. You get a co-op course in USA also, जहाँ पे कि आपके एजुकेशन के अंदर ही, राइट, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट्स वो लोग देते हैं, पेड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली ये सोशल वर्क के लिए जो जाते हैं जनरली, राइट, जहाँ जिनको कि फील्ड में ही जाकर के काम करना रहता है, तो उनको ये को-ऑप वर्क, कोऑपरेटिव एजुकेशन दिया जाता है, राइट? कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे डेक्स्ट्रेल, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंसिनाटी, राइट, यूमास, लॉवल एक्सेट्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स सिचुएटेड इन लॉवल, राइट. ये दीज आर ऑल यूनिवर्सिटीज विच हैव गॉट कोर्सेज या करिकुलम जो कि को-ऑप बेस्ड होते हैं, जिसके साथ आप काम कर सकते हो. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को जनरली सबसे ज़्यादा लालच होनी चाहिए, होनी भी चाहिए और है भी, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, दैट इज़ योर H1B वीज़ा, राइट? ओके, सो H1B वीज़ा मिलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया या फैक्टर है, राइट, वो है कि आपका कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप दे ड्यूरिंग फॉर एन H1B. सो समबडी हैज़ टू स्पॉन्सर यू for an H1B visa. Just 1 second, hold on. Okay. So सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ H1B में ये है कि भाई आपका एक एम्प्लॉयर होना चाहिए, और वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सर करना चाहिए. स्पॉन्सर मतलब कि वो पहले तो ये बोलना चाहिए कि भाई मैं आपको नौकरी दूंगा, और दूसरा ये कि भाई H1B के लिए आपको एप्लीकेशन वो करके देगा, राइट? ओके, सो जनरली ये बैचलर्स डिग्री के बाद और मास्टर्स डिग्री के बाद आपको मिल सकता है, नेचुरल है वो चीज़ तो, राइट? तो US का बैचलर्स डिग्री और हायर आपको मिल जाएगा. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, देयर इज एन एनुअल कैप टू द H1B visas which is set by the US government. Some applicants may be subject to this cap, and while others or some may be exempt, right? Okay, so let us understand this कि H1B का एक एनुअल कैप होता है. द एनुअल कैप राइट नाउ इज 65,000. द एनुअल कैप राइट नाउ इज 65,000. H1B का आज का जो एनुअल कैप है वो 65,000 है. इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो गिव 20,000 visas to uncapped people. Uncapped people are for employments जो कि US को लगता है कि भाई उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? उनके सेक्टर में जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ काम को लोगों को काम मिलता है, थिंग्स लाइक दैट, right? They are exempt. 20,000 people are exempt of this H1B cap. Some health professionals also may look for H1A visas
H1A वीज़ाज का भी 20,000 का कैप होता है, राइट. सो दिस इज हाउ द US H1 सिस्टम वर्क्स. सो अगर 65,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया, 65,000 के जगह में 66,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया, इफ इट इज लाइक दैट कि 66,000 लोगों ने H1 के लिए एप्लीकेशन किया, so that would mean that 66,000 people must have a sponsor, राइट. ऐसे स्पॉन्सर होने चाहिए जो कि 66,000 लोगों को स्पॉन्सरशिप दें, राइट. तो फिर एक H1B का लॉटरी होता है, राइट. एनुअल कैप को अगर एक्सीड हो जाता है तो इसमें से लॉटरी बेसिस पे 65 को ओके कर दिया जाता है, बाकी लोगों को या तो OPT पे कंटिन्यू करना पड़ता है और अगले साल वापस आना पड़ता है, थिंग्स लाइक दैट, राइट. H1B वीज़ा का जो वीज़ा स्टेटस है, राइट, वो दो तरीके से आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं आप. 90% of the people get a status change from an F1 visa to an H1B visa while remaining in the US, right? या तो फिर आप US के बाहर आके भी H1B वीज़ा का स्टैंपिंग कर सकते हो, जो कि US के कोई कॉन्सुलेट या एम्बेसी से कर सकते हैं, राइट. सो कभी भी कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन COD में आपका वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होगा, खाली आपको एक चेंज ऑफ स्टेटस मिल जाएगा. दैट मीन्स दैट यू विल ओनली हैव अ पेपर. But people also, sometimes some people also feel that you should come out of the country, go to a nearby country. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि they need to come back to India. They might go in for Canada या something, wherever they find an US consulate, and get the visa stamped on their passport, which is an H1B visa, right? ये काफ़ी बार ज़रूरी पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक piece of paper है, if you have got a piece of paper and then you decide to come back to India to visit your parents, so it becomes very difficult for you to show that piece of paper to go back to the US. So इसीलिए वीज़ा स्टैंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, राइट. एंड ऑफ कोर्स जो H1B वीज़ा होता है वो 6 साल का होता है, राइट. इट इज़ एक्सटेंडेबल, इट कैन बी एक्सटेंडेड, राइट. या तो फिर इसके बीच में आपका जो एम्प्लॉयर है, राइट, if he does not want to extend it, तो आपका एम्प्लॉयर कैन स्पॉन्सर यू फॉर अ ग्रीन कार्ड. आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा दैट द US परमानेंट रेसिडेंसी इज कॉल्ड द ग्रीन कार्ड, राइट. ओके. सो आइदर H1B आपको एक्सटेंड करवाना पड़े या तो एम्प्लॉयर आपको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर करे, राइट. ओके. फिर डिपेंडेंट्स, हाँ, H1B पे जो बंदा होता है, H1B जिसने भी लिया हुआ होता है, राइट, उसके डिपेंडेंट को H4 वीज़ा मिलता है US में. H1B को H4 वीज़ा मिलता है. स्पाउसेस को या चिल्ड्रन को, राइट, H4 वीज़ाज आर अवेलेबल. हमने मेरे ख्याल से 1-2 H4 वीज़ा का एप्लीकेशन अच्छे से किया है एंड सक्सेसफुल आउटकम उनका आया भी है. पहले हम लोग ये किया करते थे, अभी फ़िलहाल तो वी डोंट हैव द टाइम एंड द बैंडविड्थ टू अप्लाई फॉर H4 वीज़ाज. The capping part, जैसा मैंने आपको बताया कि there is a mandated cap of, this is from the UC ICS website, USCICS website, that is the US Citizenship and Immigration Services, right? This is the website. इसका मैंने एक screenshot रखा हुआ है that currently the capping is 65,000, right? Okay. And exempt जो होते हैं, right, वो उसका लगभग 20,000 का एग्जाम भी होता है, और भी कुछ बहुत सारे इसके रूल्स होते होंगे. उतना डिटेल्स में अभी फ़िलहाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन ओनली लुक एट 65,000, हमारा काम उसी में हो जाता है. एग्जेम्प्ट बहुत कम लोग होंगे जो हमारे स्टूडेंटशिप में से जाएंगे और एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन अगर एग्जेम्प्ट होंगे तो दे विल फाइंड देयर वे. सो वी डोंट हैव टू रियली look into it. But then हाँ, काउंसलिंग पर्पसेस से you can say that there is a quota of 65,000, right? Okay. ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रम्प एरा, राइट, उन्होंने ऐसा भी बोला था कि भाई एम्प्लॉयर जो है, अगर उसको स्पॉन्सरशिप देना है, इफ समबडी वांट्स टू स्पॉन्सर, राइट, तो मिनिमम सैलरी जो है उनका, हाँ, उनका $60,000 का मिनिमम सैलरी हो तो ही स्पॉन्सरशिप देना चाहिए. अल्टीमेटली ये चीज़ नहीं हुई, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नो कट ऑफ टू द सैलरी लिमिट. यू कैन बी स्पॉन्सर्ड इफ द एम्प्लॉयर वांट्स
YouTube. बट देन जनरली मोर ऑफन देन नॉट हमने देखा है कि उनकी सैलरी 60,000 के आसपास होती ही है, क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप देने वाली जो कंपनीज होती है दे आर लार्ज कंपनीज. सो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कोई छोटी मोटी कंपनी का स्पॉन्सरशिप जनरली होता नहीं है, तो दे जनरली डोंट डू इट, राइट. So secure a job from US employer who is willing to give you an H1B sponsorship and determine the cap status. ये सब ठीक है, procedure है. This is just the procedure, right? Okay. So H1B होने में लगभग 15 to 20 days का ही टाइम लगता है, राइट. सो अगर आपको F1 से H1B करना है तभी जाकर के आप रह पाओगे, नहीं तो फिर आप रहोगे कैसे वहाँ पे, वो नेचुरली, अनलेस देयर इज अ लॉटरी. अगर लॉटरी नहीं है तो ये हो जाना चाहिए, राइट. सो आई एम क्वाइट श्योर. हाँ, देर इज अ टाइम लाइन फॉर दिस. ये हमेशा H1B वीज़ा के लिए स्लॉट्स खुले हुए नहीं होते, राइट. जनरल टाइम लाइन ये लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि H1B जो है वो फाइलिंग पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है. एकेडमिक ईयर नॉर्मली मार्च में इनका ख़त्म होता है, राइट. तो 1 अप्रैल से चालू होता है. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एम्प्लॉयर सबमिट H1B पिटिशंस. अप्रैल टू जून में कंडक्ट्स द लॉटरी, अगर लॉटरी है तो. अगर ये नहीं है तो ये स्टेप पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकते हो कि अगर 65,000, इफ इट इज़ लेस देन 65,000 तो फिर ये पूरा का पूरा स्टेप एलिमिनेट हो जाता है. जून टू अगस्त पिटिशंस रेगुलर प्रोसेसिंग में कर देते हैं, और प्रीमियम प्रोसेसिंग 15 कैलेंडर डेज वाला अप्रैल टू सितंबर के बीच में कभी भी हो जाता है. अगर ये चीज़ एलिमिनेट हो जाता है तो इट इज़ जनरली 15 डेज प्रोसेस, अगर एलिमिनेट होता है तो. अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो ऑब्वियसली लॉटरी वगैरह कंडक्ट करने में 2-3 महीने का टाइम और लगता है, राइट. ओके. सो अक्टूबर 1 उनका जो 30 सितंबर 39 को जनरली यूके, कनाडा, राइट, यूके, कनाडा, यूएस, इनका जैसे हमारा 31 मार्च को फिजिकल ईयर ख़त्म होता है, इनका सितंबर में को ख़त्म होता है. उसके बाद से ये लोग इनको वर्क पे ले लेते हैं. दिस इज़ हाउ द H1 वीज़ा गोज़. And last thing that we are going to cover is the green card or the permanent residency, right? Okay. तो बहुत सारे तरीके हैं ग्रीन कार्ड लेने के. The most common one that we see Gujaratis follow is the family या the chain migration. जो US में एक सिस्टम है जिसको कि हम chain migration system बोलते हैं. There is a chain migration system in the US, right? तो चेन माइग्रेशन सिस्टम के तहत काफ़ी लोग अपना माइग्रेशन करवाते हैं, राइट. पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप अगर करने को H1B होल्डर्स को ग्रीन कार्ड के लिए कर सकते हैं, दे कैन स्पॉन्सर, राइट. तो एम्प्लॉयर इनिशिएट कर सकता है ग्रीन कार्ड का प्रोसेस, राइट. उसके बाद प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट, PERM बोल के उनका एक सिस्टम है, राइट. वहाँ पे इट गेट्स यू लुक एट इट. सो बेसिकली ये जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनका एक बैकग्राउंड चेक, हिस्ट्री, उनका क्रेडिट स्कोर वगैरह 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 सब कुछ चेक किया जाता है. और उसके बाद इफ इट इज दिस इज फाउंड ओके, यू कैन फाइल I-140, जो I-120 के बाद आता है. देयर इज एन I-140, और you are expected to get a permanent residency, right? So it is as simple as that. और ऑब्वियसली उससे पहले एक बायोमेट्रिक होगा और एक इंटरव्यू आपका लिया जाएगा. वंस यू क्लियर दैट इंटरव्यू यू विल गेट अ ग्रीन कार्ड विच इज़ अ परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ US. दिस इज़ नॉट अ सिटीजनशिप, दिस इज़ अ परमानेंट रेसिडेंसी. और उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो आप US में कर सकते हो, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन प्रोसेस इज़ नथिंग but wherein your Indian passport changes into an US passport. That means you become the citizen of that country, right? So your passport turns into a US based passport, right? And this is how that is what the situation is, right? तो इसके लिए मिनिमम आपका जो PR स्टेटस है वो 5 साल का होना चाहिए. 5 years you must be a PR of US and then you can just apply. So there are some ways of application. उसके ऊपर हमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, but ठीक है, this is something that I thought that I'll put inside and tell you that okay fine, we are aware of the process. और हमें घुसने की उसमें ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने कोई चोरी चकारी नहीं की है, लीगली बाउंड रेसिडेंट रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में पैसा लिया है और बाउंस नहीं करवाया है, ये सारी चीज़ें अगर हुआ है
So I'm quite sure that you would be able to get a US citizenship, right, by the process of naturalization, right? Okay. So basically this is, हाँ, और लास्ट में आपको एक oath of allegiance किया जाएगा. You should know something about their constitution, their history. ऐसा नहीं है, चार पांच क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, वो आपको पता होना चाहिए. समटाइम्स दीज टेस्ट आर वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्चुअली फिनिश. इवन आप यूके में भी देखेंगे या यूएस में भी देखेंगे, काफ़ी सारे लोग ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं और दे हैव टू रिपीटेडली टेक दीज टेस्ट इन ऑर्डर टू गेट देयर citizenship. Okay, so now we come to the last section that we'll be covering when it comes to the US visas. That is calling your dependents to the USA. So basically, for people who are married and want to call dependents to the USA, we will be taking up this section. International students, right, want to bring their spouse and children. So this is the most important part, that we are only looking at spouses and children in this. We are not looking at parents. We are not right now. We are not talking about parents or any other relatives. Right? We are only looking at spouses and children. No other relatives or dependents. Right? Okay. So for a spouse and a child, for US visas, everything that has got a one significance, that is the F1 visas for students. We have the F2 visas for the spouse and the children, right? It is a derivative category visa. This can be applied along with, parallelly, your F1 visa. But then unfortunately in India, the ratio of F1 visa could be affected by application of F2 visas. Most, in all probabilities, we would always like to file the F2 visa after we have finished off with our F1 visa, right? Of course, we will be required to show the relationships, right? Marriage certificate, birth certificates, and all the other things that probably would require to show or prove marriages. It is very important for us to understand that because the F1 visa is a study permit, is a student visa or a study permit, the F2 visa for the same is also dependent on the F1 visa and requires a separate I-20 from the university. It is very important, right, that the F2 visa requires a separate I-20 from the university that has to be taken, and then the visa has to be filed for. Both, this applies both for the spouse, this applies both to the spouse and the child, right? Okay, great. So most US consulates would require the following documents: a valid passport, obviously, an F2 I-20, that's what I said, proof of relationship to the student, for example, marriage certificate translated into English, proof of birth for dependent children, only obviously if you are applying for a child dependent visa, and proof of funding, right? So most universities, like in case of F1 visas, wherein they ask for funds for releasing of the I-20, would ask for funds for the release of your secondary I-20 as well. The F2 visa holders or the dependents, right, are basically having the same status as the F1 visa, but, right, obviously they may depart and re-enter United States with proper documentation. That is absolutely okay, but they are not eligible to work. So basically on an F2 visa, you are not eligible to work. It is very important for us to understand this, and they are not eligible for any social security numbers, right? F2 and M2, either ways, we are obviously not dealing with M2, so we are only talking about the F2 dependents, right? Okay, they have to be, and they could enroll themselves in a course on the same visa, that is the F2 visa, but
that course cannot be a full-time course of study, which obviously requires an F1 visa. Obviously, we understand that. And obviously, we can change the F2 status to an F1 status. There is a way by filling out the I-139 form. Right? So that is what is required for the F2 visas. I hope that would suffice our problems for application for dependents of students who come to us and want their families to join them in the USA. So with this, we end the presentation on US, and just in case you have got any questions, you are most welcome to ask.